Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 3, Theoretical Approaches to Counseling. Unit 3 is a part of Block 1, Group B, MPCE 021, Counseling Psychology. फ्रेंड्स, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ आएंगी, ऑलमोस्ट 9 थ्योरीज़ हैं। इसीलिए मैं इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 5 to 6 वीडियोस बनाने जा रही हूँ और हर एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है साइको एनालिसिस एंड एडलेरियन अप्रोच। कमिंग टू द काउंसलिंग सेक्शन, अगर हम देखें तो जब हम किसी भी क्लाइंट की काउंसलिंग करते हैं तो हम एक्लैक्टिक सेट अप्रोच को यूज़ करते हैं। एक्लैक्टिक अप्रोच का मतलब होता है हमने आज तक जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं उन सबको हम कंबाइन करके क्लाइंट की काउंसलिंग करते हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच से नहीं करते। तो इसमें जो हम अप्रोचेस करने जा रहे हैं ये 5 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है साइको एनालिटिक, सेकेंड है अफेक्टिव, थर्ड है कॉग्निटिव, फोर्थ है बिहेवियरल एंड फिफ्थ है कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। सो ये 5 अप्रोचेस हैं जो अलग अलग कंसेप्ट्स अपने साथ रखती हैं। फर्स्ट जो कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं वो है साइको एनालिटिक अप्रोच, जो सिगमंड फ्रूड ने दिया था 1900 के टाइम पे। यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स और बिहेवियर होते हैं उसका रूट कॉज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छुपा होता है। ये जितनी भी हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर्स हैं ये अफेक्ट होते हैं उन अनकॉन्शियस थॉट्स एंड परसेप्शन से जो डेवलप हुए थे जब हम छोटे थे या चाइल्डहुड के टाइम पे। सो ये हमारी करंट बिहेवियर और थॉट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है। इस वजह से हमारा पर्टिकुलर बिहेवियर या थॉट प्रोसेस वैसा होता है। सो साइको एनालिसिस फोकस करती है इंडिविजुअल के सब अनकॉन्शियस पे, डीप रूटेड थॉट्स के ऊपर ध्यान देती है। और जो टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो हैं फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, ट्रांसफरेंस और बहुत सारे ऐसे। सो फर्स्ट थिंग इसमें इन्होंने बताई है साइको एनालिटिक अप्रोच क्या है। उसके बाद इन्होंने बताया व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर कैसा है। ह्यूमन नेचर के बारे में इन्होंने बताया ह्यूमन नेचर जो होता है फ्रूड के हिसाब से वो डायनामिक होता है, यानी कि जो ह्यूमन नेचर है उसमें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, ये 3 तरह के माइंड के बारे में बात की गई है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो अभी प्रेजेंट में जो चीज़ हो रही है उनको अटेंड करता है, उन इवेंट्स को अटेंड करता है और बाहर की दुनिया में जो भी चल रहा है उसके लिए अवेयर होता है। सबकॉन्शियस की माइंड करें तो ये एक ऐसा ब्रिज है जो अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस के को कनेक्ट करता है और दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और सबकॉन्शियस में कुछ हिडन मेमोरीज और फॉरगॉटन एक्सपीरियंसेस भी आपको मिलेंगे, यानी ऐसे भूली हुई यादें या भूले हुए एक्सपीरियंसेस जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हैं और हम उसको अगर ढंग से रिकॉल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर हमें कुछ हिंट्स दी जाएं उससे रिलेटेड या उसके जैसा कुछ इंसिडेंट हम देख लें तो हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं। अदरवाइज वी हैव फॉरगॉटन दोज थिंग्स। एक और जो हमारे तीसरे माइंड के बारे में बात की है वो है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल होता है और ये ऐसा माइंड का पार्ट है जिसको बहुत कम समझा जाता है, बहुत कम अभी तक जाना गया है। लेकिन हमारे जितने भी रिप्रेस्ड पावरफुल और इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस हैं वो सारे के सारे जो हमारी पर्सनालिटी में ये होते हैं वो अनकॉन्शियस की वजह से हैं। इन्होंने एक और चीज़ बताई है आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इन्होंने बताया है कि जो ईगो है और आईडी है और सुपर ईगो है ये एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं और कैसे हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। पहली चीज़ है आईडी। आईडी जो है ये ऐसा पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का जो डिमांडिंग चाइल्ड की तरह होता है। जैसे कि कोई बच्चा ज़िद्दी होता है जिसको खिलौने की ज़रूरत होती है तो रोता है, चिल्लाता है, दंगे करता है, लेकिन उसको वो खिलौना चाहिए होता है। तो बेसिकली ये जो आईडी होती है हमारी वो एक डिमांडिंग चाइल्ड होती है और ये प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो करती है। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब कुछ भी है, कैसे भी मिले, बस मुझे प्लेजर होना चाहिए। इस तरह का आईडी हमारा नेचर रखता है।
ये बहुत रॉ होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके बताया। इनहेरिटेड पार्ट होता है हमारी पर्सनालिटी का, मतलब इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। जैसे छोटे बच्चों में हम देखते हैं कोई डिसिप्लिन नहीं होता, जिद करते हैं, रोते हैं, जंगलीपना दिखाते हैं। सो वैसे ही हमारी आईडी भी वैसी ही होती है। सो ये मेन गोल इसका बस यही होता है कि टेंशन को कम करना, रिड्यूस टेंशन, और हमारा जो प्रिमिटिव ड्राइव्स हैं जैसे कि हंगर, एग्रेशन, सेक्स, इरेशनल इम्पल्सेस, इन सबको कैसे अपने काम के लिए यूज़ करना है, ये ड्राइव्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। सो सेकंड पार्ट जो है हमारी पर्सनालिटी का वो है ईगो। ईगो जो होता है ये एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह है जो हमारे आईडी को कंट्रोल करता है, और ये रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यानी कि जब हमारा आईडी किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है तो ईगो ये चेक करता है कि क्या ये रियल सिचुएशन में पॉसिबल है। यानी कि ईगो एक तरह का एग्जीक्यूटिव का काम करता है। कोई भी हमारी जो डिमांड है, आईडी की डिमांड होती है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है ढंग से, सो दैट ये कुछ अनएथिकल ना हो जाए, तो उसको ध्यान रखता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है हायर कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, कैसे सोचेंगे, कैसा फील करेंगे, इस तरह से इंटेलिजेंस, थॉटफुलनेस, लर्निंग, ये सारी चीज़ें ईगो के सेक्शन में आती है। थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है ये थर्ड कंसेप्ट है जो जज की तरह काम करता है, जो हमेशा हमारे मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और ये हमेशा ये ध्यान रखता है क्या सही है और क्या गलत है। सुपर ईगो के दो सब पार्ट्स होते हैं जिसे कॉन्साइंस कहते हैं और ईगो आइडियल कहते हैं। जो कॉन्साइंस होता है ये हमें बचाता है मॉरली कुछ भी गलत करने से, और जो ईगो आइडियल होता है इसका पार्ट सुपर ईगो का सब पार्ट जो होता है ईगो आइडियल, ये वो पार्ट है जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स बताता है अच्छे बिहेवियर के, कि अच्छे बिहेवियर करने के लिए कौन से रूल्स और स्टैंडर्ड्स लगते हैं। इसमें इंक्लूड होता है कि हमारे पेरेंट्स या कोई अथॉरिटेटिव फिगर है वो किस चीज़ को अप्रूव करती है, उस बिहेवियर को सुपर ईगो अप्रूव करता है। किस तरह से हमें अगर हम इस चीज़ को, इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो ओबे करते हैं तो हमें प्राइड की फीलिंग होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमें वैल्यू दी जा रही है, और हमें अकम्पलिशमेंट की भी फीलिंग होती है। ईगो आइडियल जो होता है वो मोटिवेट करता है किसी भी पर्सन को मॉरली प्रॉपर होने में। तो सुपर ईगो जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारी आईडी इम्पल्सेस को, और हमें कम सेल्फिश बनाता है और ज़्यादा मॉरली करेक्ट बनाता है। सो ये तीन का कॉम्बिनेशन हमारी पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट जो फ्रूड ने बोला था वो बोला था ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। यू मस्ट बी सीइंग रेड टिक, दैट मीन्स ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आने की चांसेस है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक नॉर्मल बिहेवियर है जो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे जो रियलिटी है उसको कंट्रोल करने में लगता है। ये ऑपरेट करता है हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे, और ये कोई भी डिस्टॉर्टेड रियलिटी होती है या ऐसी ख़राब सी बात होती है जो हम रिकॉल नहीं करना चाहते या जिसके लिए हम परेशान हो जाते हैं, उस परेशानी को कंट्रोल कैसे करना है वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म करता है कि किस तरह से हमें नॉर्मल रखना है। सो ये हेल्प करता है एक्चुअली हमें एंजाइटी से बचने के लिए, और हम जब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तो कैसे उसको ज़्यादा भावुक ना हो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म करता है। जो इसकी एडेप्टिव वैल्यूज़ होती हैं ये इसकी एडेप्टिव वैल्यूज़ होती है बेसिकली कि हम किस तरह से रियलिटी को अवॉइड कर सके जो हमें दुख पहुंचाती है। तो मेजर डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने बताया है रिप्रेशन, जो एग्ज़ाम में आ चुका है पहले। रिप्रेशन मतलब हम उस फीलिंग को दबा देते हैं, जो अनवांटेड ऐसी चीज़ें हैं, अनवांटेड आइडिया हो गया या हमारी सोच हो गई, हमारी फीलिंग हो गई या हमारी इच्छाएं हो गई जो कॉन्शियसनेस में हम नहीं लाना चाहते, सो उसको हम पीछे दबा देते हैं। तो जब हम इसको दबा लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेस करना। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। फिर रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे डिज़ायर वगैरह हैं कॉन्शियसनेस में ना आए और उसका अपोजिट हम रिएक्शन बना लेते हैं। हम ऐसा कोई इम्पल्सेस को कंट्रोल कर लेते हैं जो जस्ट उल्टी हैं उसके, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर मुझे किसी चीज़ से डर लगता है तो मैं क्या करूँगी, मैं उस चीज़ की तरफ देखूँगी ही नहीं। सो ये रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया। या फिर मैं कुछ और ऐसा करूँगी जिससे मेरा ऊपर गलत असर ना पड़े।
प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अनवांटेड जो फीलिंग है उनको डिस्प्लेस करके किसी और पे निकाल देना, प्रोजेक्ट कर देना। जैसे कि अगर आप रात में किसी भूत से डरते हैं तो आप क्या करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे, या आप कोई और साथ में है तो उसके पास जाके बैठ जाएंगे डर से बचने के लिए। तो ये इस तरह का प्रोजेक्शन होता है कि अनवांटेड फीलिंग को हम डिस्प्लेस कर देते हैं किसी और चीज़ से। रिग्रेशन होता है जब स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, जब स्ट्रेसफुल इवेंट आता है पर्सन के पास, तो वो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को भूल जाता है और जो बचपन में उस चीज़ को देखकर किया करता था वो करने लग जाता है, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। सब्लिमेशन होता है कि अपना ध्यान डाइवर्ट कर देना, अपने जो फीलिंग्स हैं किसी चीज़ की उसको डाइवर्ट कर देना। अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस को कन्वर्ट कर लेना ऐसे बिहेवियर में जो एक्सेप्टेबल फॉर्म होता है। तो हम उसको जैसे कि अगर आपको ठंडे पानी से नहाने में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप क्या करेंगे, गाना गाने लगेंगे, या आप उसके बारे में उल्टा सोचना शुरू कर देंगे कि ये तो गर्म है, ठंडा तो है ही नहीं पानी। तो इस तरह से आप सब्लिमेशन कर देते हैं उस चीज़ का, उस थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर देते हैं। डिनायल मतलब उस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करना, मानना ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर देन है रैशनलाइजेशन होता है कि जब आप सब्सटीट्यूट कर लेते हैं सेफ और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन उस चीज़ के लिए, उस बिहेवियर के लिए। अगर मान लीजिए आपने किसी को मार दिया, थप्पड़ मार दिया किसी को, तो फिर आप उसके लिए आप रीज़न बनाएंगे, कोई कारण बनाएंगे कि आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा था, क्या कारण था, तो आप उसको किसी तरह से सही ठहराएंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट होता है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे इंसान पे निकाल लेते हैं जो आपसे कमज़ोर है, जो आपके साथ वैसा नहीं करेगा जैसा आपने उसके साथ किया है। फिर है इंटेलेक्चुअलाइजेशन होता है कि जब हम किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन को या इमोशनल एस्पेक्ट सिचुएशन को उस पर फोकस ना करके हम उसका इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट देखें कि अच्छा ये अगर ऐसा हुआ था तो ये इसलिए होगा, उसका एक्सप्लेनेशन बनाने लगते हैं हम। ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग टू रोल ऑफ द काउंसलर। एज अ काउंसलर आप क्या करेंगे साइकोडायनामिक्स में, जब आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपने उसके बारे में पता किया। सबसे पहले आप क्लाइंट को एनकरेज करेंगे कि वो अपने बारे में, अपने मन के बारे में, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में आपसे शेयर करें। फेस टू फेस आप कुछ इंटरेक्शंस करेंगे, उसके बाद आप क्लाइंट को बोलेंगे कि आप लाई डाउन कर लीजिए और आप कहीं दूर हो जाएंगे, उसके आईज, उसके आंखों के सामने से साइड में हो जाएंगे। उसके व्यू से जब आप साइड में हो जाएंगे तो वो फ्री हो जाएगा अपने अंदर की डिफ़िकल्ट थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो एनालिस्ट जो होता है वो क्या करता है, क्लाइंट को अपने अंदर की निकालने में हेल्प करता है और उसकी जो भी अनरिजॉल्व पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उस पर फोकस करता है एनालिस्ट। और जो डेवलपमेंट होता है ट्रांसफरेंस का, उसको एनकरेज करता है क्लाइंट, और उसके अनकॉन्शियस मटेरियल जो भी है उसको डील करने में क्लाइंट की हेल्प करता है। तो साइको एनालिटिक काउंसलर जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक लेबल भी दे देते हैं, क्लाइंट को क्लासीफाई भी कर लेते हैं कि इसको क्या दिक्कत होगी, कौन सा हेल्थ इशू है, और हेल्प करते हैं प्रॉपर उसके ऊपर किस प्लान से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ कमिंग टू गोल। साइको एनालिटिक्स में गोल क्या होता है, इसके 3 गोल बताए हैं। पहला है प्राइमरी गोल, जो हेल्प करता है क्लाइंट को ज़्यादा अवेयर होने में, पता लगाने के लिए उसके अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स क्या हैं उसकी पर्सनैलिटी के, सो दैट वो अपनी मेमोरीज और पेनफुल विशेस को, जिसको रिप्रेस किया हो, उसने दबा के रखा था, वो जान सके कि क्या है वो। सेकंड मेजर गोल होता है कि क्लाइंट उन जितने भी डेवलपमेंटल स्टेज के टाइम पे जो भी दिक्कतें थी, जो प्राइमरी गोल पे नहीं रिजॉल्व हो पाई, उसको हैंडल करता है और कोशिश करता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए और अपने जो इन चीज़ों में जो फंसा हुआ था उससे बाहर आ जाए। फाइनल गोल जो होता है ये हेल्प करता है क्लाइंट को कोप करने में, अपने जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसमें नॉर्मली रह सके, सोसाइटी की डिमांड को पूरा कर सके। तो साइको एनालिसिस जो है वो स्ट्रेस करती है एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट में, और उसकी इंटीमेसी और एरिया ऑफ वर्क पे भी काम करती है।
अब हम टेक्निक्स की बात करेंगे। टेक्निक्स भी एग्जाम में आ चुकी है, जैसे कि आप रेड टिक देख रहे हैं। फर्स्ट है फ्री एसोसिएशन। इसमें जो क्लाइंट है वो रिपोर्ट करता है इमीडिएटली कि उसको जितनी भी उसकी फीलिंग्स और थॉट्स है बिना किसी सप्रेशन के, वो रोकता नहीं है अपनी फीलिंग्स को, वो एक्सप्रेस कर देता है अपनी फीलिंग्स को। उसके अनकॉन्शियस में जितना भी चीज़ें चल रही हैं वो सब बताता है और काउंसलर उसको इंटरप्रेट करता है जो भी उसने बताया होता है। तो फ्री एसोसिएशन में जितने भी ब्लॉक्ड थॉट्स हैं या जिन चीज़ों को वो डिनाई कर रहा था आज तक, वो सब बता देता है साइको एनालिस्ट को। और जितने भी साइको एनालिस्ट जो होते हैं वो फिर क्लाइंट को हेल्प करते हैं उसके रेजिस्टेंसेस से बचने के लिए। नेक्स्ट सेकंड तरीका है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस में जो साइंटिफिक अप्रोच है, ये एक तरह की ये पहली साइंटिफिक अप्रोच है एक्चुअली। इसमें क्लाइंट जो सपना देखता है वो अपने काउंसलर को बताता है और फिर काउंसलर जो होता है वो उसको एनालाइज करता है, इसीलिए इसका नाम है ड्रीम एनालिसिस। तो काउंसलर जो हैं वो रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस, रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस कहते हैं इसको जब ड्रीम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में जाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है ये। तो सपने में जो चीज़ सपने को ये एनकरेज करते हैं क्लाइंट के, और काउंसलर एनालाइज करता है दो एस्पेक्ट सपने के। एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट और दूसरा होता है लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट मतलब जो ऑब्वियस मीनिंग निकल रहा है सपने का, और लेटेंट कंटेंट का मतलब होता है जो हिडन है, सच्चा मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस में हम क्लाइंट को अलाउ करते हैं कि वो काउंसलर को अपने पास्ट का कोई कैरेक्टर माने, जैसे कि माता पिता बचपन में जो उनके साथ हुआ है उसको वो फिर से जिए। जब वो उस चीज़ को फिर से जीता है, अपनी फीलिंग को एक्सपीरियंस करता है और एक्सप्रेस करता है, जिसे वो कभी इनएक्सेसिबल फीलिंग्स थी, वो जब एक्सप्रेस करता है तो ये काउंसलर इस चीज़ को एनकरेज भी करते हैं ट्रांसफरेंस को, और इंटरप्रेट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स जो भी वो एक्सप्रेस कर पाता है। सो एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस अलाउ करता है क्लाइंट को अपने अंदर की जानने में, जो उसके साथ पास्ट जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था जिस तरह से। काउंटर ट्रांसफरेंस जस्ट रिएक्शन होता है काउंसलर का क्लाइंट के ऊपर। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि काउंसलर ने जब इतनी सारी चीज़ें टेक्निक्स यूज़ कर ली, तो इन सारी टेक्निक से क्या इंटरप्रेट किया है काउंसलर ने, और काउंसलर हेल्प करेगा क्लाइंट को समझने के लिए कि पास्ट और प्रेजेंट पर्सनल इवेंट्स का मीनिंग क्या है। और ये कंसिस्ट करता है एक्सप्लेनेशंस में, जिसमें थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेनेशन भी करता है और एनालाइज भी करता है क्लाइंट की फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस का। काउंसलर पॉइंट आउट करता है और एक्सप्लेन करता है कि जो भी चीज़ें निकली हैं उसके एनालिसिस से, और उसको क्लाइंट को एक सॉफ्ट लैंग्वेज में बता देता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडलेरियन अप्रोच, जिसे फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं। ये एल्फ्रेड एडलर ने क्लाइंट को उन्होंने ये बोला था कि जो क्लाइंट का सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वर्ल्ड को लेकर, वही तरीका है उसको काउंसिल करने के लिए। मतलब हम ये नहीं देखते रियलिटी में दुनिया कैसी है, लाइफ कैसी है, हम क्लाइंट का पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं कि वो दुनिया को कैसे देखता है। हर एक इंसान, ये जो पूरा कंसेप्ट है ये कंसर्न्ड है सब्जेक्टिव गोल की तरफ, ना कि ऑब्जेक्टिव पास्ट की तरफ। यानी कि हर एक इंसान का हमेशा वो सुपीरियरिटी की तरफ बढ़ना चाहता है, और जब वो अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल गोल्स रखता है अपनी लाइफ में, और जब वो नहीं अचीव कर पाता उनको, तो वो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर शो करने लगता है, डिस्करेज हो जाता है, और वही चीज़ फिर आगे जाके न्यूरोसिस, साइकोसिस, सब्सटेंस अब्यूज़, क्रिमिनल बिहेवियर या सुसाइड में बदल जाती है। व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर की अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, ये उसको नहीं मानते हैं, ये इतना क्रूशियल नहीं समझते हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को। उनके प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन क्या है इन इवेंट्स की, उस पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो उनका कहना था एल्फ्रेड एडलर का कि जो भी इंसान है वो प्राइमरीली मोटिवेटेड होता है सोशल इंटरेस्ट में, यानी उसके लिए सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सोसाइटी में उसकी पोजीशन क्या है, वो खुद को कहाँ आंकता है कम्युनिटी में, ह्यूमन कम्युनिटी में, उसका एटीट्यूड क्या है और उसकी अवेयरनेस क्या है एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी। सो ये उन्होंने मेजर किया मेंटल हेल्थ को कि डिग्री टू विच वी सक्सेसफुली शेयर विद अदर्स, किस लेवल पे हम लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं और कंसर्न होते हैं उनके वेलफेयर के लिए। सो हैप्पीनेस और सक्सेस है वो लार्जली रिलेटेड होती है सोशल कनेक्टेडनेस से, मतलब सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल उन्होंने बताया है इसमें। जो लोग होते हैं वो स्ट्राइव करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। जब हर एक पर्सन का यही होता है कि वो आगे ग्रोथ चाहता है, पूरे सुपीरियरिटी से रहना चाहता है। जो इंसान अपनी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर पाता है तो उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अदरवाइज वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रह जाता है। और ये थ्योरी प्लेस करती है 5 साइकोलॉजिकल पोजीशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिबलिंग्स का बर्थ ऑर्डर किस तरह का है उसके लिए। तो उन्होंने बताया है कि जो सबसे बड़ा चाइल्ड होता है, सबसे बड़ा बच्चा होता है, उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है, वही सबसे ज़्यादा स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है और वो सेंटर ऑफ अटेंशन को गेन करना चाहता है। सेकेंड नंबर पर जो बच्चा होता है वो हमेशा सोचता है कि वो रेस में है और वो जस्ट फर्स्ट चाइल्ड के अपोजिट काम करता है। मिडिल सीक्वेंस में जो बच्चा होता है उसको लगता है वो कहीं पे स्क्वीज हो रहा है, दब रहा है। अगर 3 बच्चे हैं तो बीच का जो मतलब सेकंड नंबर का बच्चा जो होगा, यंगेस्ट जो होगा, वो उसको हमेशा बेबी समझा जाएगा, सबसे छोटा। और अगर अकेला बच्चा है तो वो कभी सीखेगा ही नहीं कि शेयर करना क्या होता है, कोऑपरेट करना क्या होता है दूसरे बच्चों के साथ, और वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको कि कैसे बड़ों से डील करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं। काउंसलर का रोल होता है कि वो प्राइमरीली डायग्नोस्टिशियन का काम करता है, टीचर का काम करता है, या फिर एक ऐसे मॉडल का काम करता है जिसमें इक्वलिटेरियन रिलेशनशिप बनाई जाती है क्लाइंट के साथ। मतलब कोई ऊंच नीच नहीं है, बराबर है सब कुछ, इक्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, सारे इंसान बराबर हैं इस तरह की सोच के साथ। और वो ट्राई करते हैं क्लाइंट का ओरिएंटेशन को समझने के लिए कि वो किस तरह की थिंकिंग रखता है, किस तरह के बिहेवियर पे ज़्यादा बिलीव करता है। जो काउंसलर होते हैं वो असेसमेंट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद इन्फॉर्मेशन क्या गैदर करते हैं, फैमिली के बारे में, फैमिली कॉन्स्टलेशन मतलब फैमिली में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या रिश्ते हैं, क्या काम करते हैं, वो सब। और क्लाइंट की अर्लीस्ट मेमोरीज़ क्या हैं फैमिली के साथ, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है उसका फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो काउंसलर हैं वो फिर इंटरप्रेट करते हैं इम्प्रेशंस को और अपना ओपिनियन देते हैं और क्लाइंट की फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। जो क्लाइंट है वो एनकरेज भी करता है, उसको एनकरेज भी किया जाता है सो दैट हम उसको एग्जामिन कर सकें और उसकी फॉल्टी लाइफस्टाइल को हम चेंज कर सकें, सो दैट वो सोसाइटी में अच्छे से सेट हो सके। हमारा जो गोल होता है एडलेरियन काउंसलिंग में, वो रिवॉल्व करता है लोगों की हेल्दी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में, हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करने में। जो मेजर गोल होता है वो होता है सोशल इंटरेस्ट डेवलप करना। 4 मेजर गोल बताए हैं। पहला गोल है स्टैब्लिश करना और मेंटेन करना इक्वल रिलेशनशिप, काउंसलिंग रिलेशनशिप। दूसरा, क्लाइंट की लाइफस्टाइल को एनालाइज करना। तीसरा, क्लाइंट की लाइफस्टाइल का इंटरप्रेट करना इस तरह से कि वो अपने अंदर जो कमियां हैं उसको देख सके। फिर उसकी जो क्लाइंट को ऐसे बिहेवियर चेंज करना है कि वो रीओरिएंट हो सके और री-एजुकेट कर सके अपने बिहेवियर को। टेक्निक्स हम क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें, टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं वो हैं 7 टेक्निक्स। फर्स्ट है कन्फ्रंट्रेशन। कन्फ्रंट्रेशन में जब भी क्लाइंट कुछ प्राइवेट लॉजिक गलत लगाता है तो हमें उसको टोकना है वहाँ पे कि ये इस तरह से सोचना गलत है। क्लाइंट अपने लॉजिक्स को फिर धीरे धीरे खुद पकड़ने लगेगा और रियलाइज़ करेगा कि क्या चेंज करना है, किस बिहेवियर में चेंज करना है। आस्क द क्वेश्चन सेकंड टेक्निक है। उसमें हम पूछेंगे कि कैसे, अगर तुम जो बनना चाहते थे अपनी लाइफ में, होना चाहते थे, अगर मान लो कि तुम आज उस कंडीशन में हो जो तुम होना चाहते थे, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी, कैन यू लिव इन दैट वे, इस तरह से उसको बोलना है। थर्ड है एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट मतलब जब वो अपने बिलीफ सिस्टम या बिहेवियर को चेंज करता है तो उसको एनकरेज करना है कि और आगे करे, और पॉसिबल है चेंज करना, ये भी उसको समझाना पड़ेगा। प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और कर सकते हैं, ये एनकरेजमेंट होता है। आस्क एज इफ़, हम उससे वही क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो जो बनना चाहता है वो होता तो क्या होता, कैसे कर सकता था।
फिर टास्क सेटिंग, हम उसको छोटे छोटे टास्क देंगे अकम्प्लिश करने के लिए, वो छोटे छोटे गोल्स अटेन करेगा और उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स को करेगा जिससे वो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव को पा सकेगा। फिर कैचिंग वन सेल्फ, जब क्लाइंट लर्न कर लेता है, अवेयर हो जाता है, उसको हम ये सिखाते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कौन सा है। जब हम उसको ये बता देते हैं तो वो अपने आप ही खुद को पकड़ना शुरू कर देता है कि कहाँ कहाँ वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करता है और थॉट को रखता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको इस चीज़ की लेना वो शुरू कर देता है अपने आप से। पुश बटन में हम क्लाइंट को एनकरेज करते हैं ये रियलाइज़ करने के लिए कि उनके पास चॉइस है, किस पे उनको अटेंशन पे करनी है और किस पे वो अटेंशन पे नहीं करना है, कौन से स्टिमुलस को ध्यान देना है, कौन से स्टिमुलस को ध्यान नहीं देना है। तो ये टेक्निक हेल्प करती है, जिस तरह से बटन को पुश करते हैं हम उस तरह से। तो वो चूज़ कर सकता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की कौन से एक्सपीरियंस को उसको ध्यान देना है ज़्यादा और कौन से को नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट 3 के ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने साइको एनालिटिक एंड एडलेरियन अप्रोच के बारे में आपको बताया। बाकी के वीडियोस में मैं आगे के सबसेक्शंस को कवर करूँगी और उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूँगी। सो आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू. So thanks for watching my video. Do not forget to subscribe my channel and do share my videos with your friends and colleagues. Thanks for watching. Take care. Bye bye.